नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन SOCE, मास्टर ऑफ आर्ट्स रूरल डेवलपमेंट, मर्द, हिंदी, रिवाइज्ड, सेकेंड ईयर, MRDE 201 ग्रामीण सामाजिक विकास, खंड 1 सामाजिक विकास, इकाई 4 ग्रामीण सामाजिक विकास प्रकृति और कार्यक्षेत्र 4.0। उद्देश्य, इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कर पाएंगे। सामाजिक विकास के संदर्भ के रूप में ग्रामीण समाज की व्याख्या करें। ग्रामीण सामाजिक विकास की प्रकृति को समझना, इसके दायरे को जानें और 4.1 परिचय, इसके लिए उठाए गए प्रमुख कदमों के बारे में बताएं। पिछली 3 इकाइयों में आपने सीखा है कि सामाजिक विकास की अवधारणा कैसे की जाती है, इसे कैसे समझाया जाए, क्या निर्धारित करता है और इसे आकार देता है, क्या इसे इंगित करता है और राष्ट्र इसे महसूस करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग करते हैं। हालांकि इस घटना को सबसे अच्छा समझा जाता है जब किसी संदर्भ में देखा जाता है, इसके जमीनी स्तर के अनुभवों के माध्यम से, क्योंकि इसके सामाजिक सामुदायिक संदर्भ की भिन्नता के साथ ये भी अपने आवश्यक गुणों, प्रकृति और सामाजिक मुद्दों और गतिविधियों, दायरे की सीमा के संदर्भ में भिन्न होता है। ग्रामीण शहरी संदर्भों के आधार पर कोई भी सामाजिक विकास के ग्रामीण और शहरी रूपों को पा सकता है। वास्तव में शहरी समाज के बजाय ग्रामीण समाज को तुलनात्मक रूप से सामाजिक विकास की अधिक आवश्यकता है। इस इकाई में हम ग्रामीण सामाजिक विकास की प्रकृति और दायरे पर चर्चा करेंगे। विकास के संदर्भ में पहले ग्रामीण समाज की व्याख्या करते हैं। 2019% 28 में उद्धृत। इस प्रकार ग्रामीण के 3 मानदंड हैं, अर्थात जनसंख्या के निर्दिष्ट घनत्व वाला क्षेत्र, स्पष्ट सीमा वाले गांव और कृषि से जुड़े पुरुष कामकाजी आबादी का निर्दिष्ट हिस्सा। यद्यपि एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, वास्तव में भारत काफी हद तक गांवों में निहित है। इसकी अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर रहती है। इसकी ग्रामीण आबादी में कम शैक्षिकी स्तर, उच्च गरीबी और उच्च मृत्यु दर और प्रजनन दर हैं। ग्रामीण निवासियों के पास अपने शहरी समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत कम आधुनिक सुविधाएं हैं। ग्रामीणों को आमतौर पर रोजगार और शिक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। 1947 में आज़ादी के दशक बीतने के बाद भी इसकी ग्रामीण साक्षरता दर अभी भी 68.91%, जनगणना 2011 है। सामाजिक समूहों में काफ़ी भिन्नता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार, भूमि स्वामित्व और परिसंपत्तियों की असमानता अधिक स्पष्ट है। ग्रामीण विकास मार्ग को समझने और ग्रामीण समाज में आए परिवर्तनों की तुलना करने के लिए सामाजिक संस्थानों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समाज एक साथ रहना और चिपके रहना पसंद करता है क्योंकि यह उन्हें सुरक्षा और ताकत देता है। भारत में संयुक्त परिवार में आमतौर पर 3 या अधिक पीढ़ियां होती हैं और उनके जीवनसाथी एक आम रसोई के साथ एक ही घर के रूप में एक साथ रहते हैं। ये शुरू से ही ग्रामीण परिवारों में मौजूद हैं, लेकिन शहरों में बेहतर अवसरों के लिए ग्रामीण लोगों के पलायन के कारण या उनकी शैक्षिकी और व्यावसायिक गतिशीलता के कारण अब यह मूल या प्राथमिक परिवार में बदल रहा है। माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों की एक जोड़ी वाले मल्लू परिवार की हिस्सेदारी पूरे भारत में 57% से बढ़कर 52.1% हो गई है और संयुक्त परिवार की हिस्सेदारी 21.1% से घटकर 16.8% हो गई है। हालांकि ग्रामीण भारत में गिरावट तेज है, अर्थात 2001 में 21.1% से बढ़कर 2011, जनगणना 2011 में 16.8% हो गई है। यह मुख्य रूप से हिंदू धर्म से आता है, बहुसंख्यक आबादी के बाद धर्म, लेकिन अन्य धार्मिक समुदायों को भी स्तरीकृत करता है। मनुस्मृति भारत में क्षेत्र, भाषा और जातीयता की भारत की विविधता के बीच भी यह जाति ही है जो सभी चर्चाओं और बहसों को आयोजित करती है, जिसे व्यापक रूप से सबसे आधिकारिक हिंदू कानून पुस्तक के रूप में माना जाता है। सामाजिक व्यवस्था और नियमितता के आधार के रूप में जाति व्यवस्था को स्वीकार करती है और सही ठहराती है। जाति व्यवस्था लोगों को हजारों समूहों में विभाजित करती है, मोटे तौर पर 4 मुख्य व्यावसायिक श्रेणियों या वर्णों के तहत वर्गीकृत की जाती है, अर्थात ब्राह्मण जो शास्त्रों को पढ़ते हैं और अनुष्ठान करते हैं, क्षत्रिय समाज के योद्धा और संरक्षक, वैश्य जो व्यापार, कृषि और मवेशियों के पालन में लगे हुए, और शूद्र जिन्होंने पूर्ववर्ती 3 सवर्णों उच्च जातियों की सेवा की थी। सदियों से हिंदू धर्म और सामाजिक जीवन का लगभग हर पहलू को निर्धारित करने के बाद जाति समूहों और उपसमूहों को एक जटिल पदानुक्रम में व्यवस्थित करती है।
वहीं ब्राह्मणों ने सर्वोच्च स्थान पर कब्जा कर लिया, जबकि शूद्र सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर खड़े थे। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन भारत में जाति के औपचारिक भेद सीमित महत्व के थे और सामाजिक पहचान बहुत अधिक लचीली थी, जिसमें लोग आसानी से एक जाति से दूसरी जाति में जा सकते थे। ग्रामीण समुदाय लंबे समय से जाति के आधार पर व्यवस्थित लगभग हमेशा अलग अलग कॉलोनियों में रहते हैं। पानी के कुओं को साझा नहीं किया गया था। सवर्ण जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मुद्रों से भोजन या जल स्वीकार नहीं करेगी और कोई भी अपनी जाति के भीतर विवाह कर सकता है। आज जातिगत भेदभाव में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है, फिर भी यह अभी भी मौजूद है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। पिछले कुछ दशकों में निचली जातियों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने भेदभाव के खिलाफ अधिक मामले दर्ज किए हैं। अपहरण, आगजनी, डकैती और डकैती जैसे अन्य अपराधों से अधिक हैं। भूमि के असमान वितरण के आधार पर वे वर्गों में भी विभाजित होते हैं। आजादी से पहले जमींदारों, किराएदारों और कृषि मजदूरों ने ग्रामीण समाज में 3 वर्गों का गठन किया था। जमींदार, जो कर संग्रहकर्ता और भूमि के गैर खेती करने वाले मालिक थे, ऊंची जाति समूहों से संबंधित थे, जिन कृषि मजदूरों को बुद्धुआ और वंशानुगत रूप से संबद्ध मजदूरों के पद पर रखा गया था, वे निम्न जाति समूहों से संबंधित थे। भूमि का एक बड़ा हिस्सा जमींदारों का था, जिसे उन्होंने अनैतिक तरीकों से अधिग्रहित किया था। इससे खेतिहर मजदूर और गरीब हो गए, क्योंकि वे कीमतों में अनुचित वृद्धि के साथ बर्दाश्त नहीं कर सके और कर्ज के जाल में फंस गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों पर कानून के माध्यम से इस वर्ग विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि यह अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार में है और लोगों के व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है, जिससे कई रूपों में भेदभाव और शोषण होता है। बंधुआ मजदूरों के शोषण के सबूत अभी भी कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। जाहिर है, ग्रामीण समाज में विशिष्ट जनसांख्यिकीय और संरचनात्मक तत्व जनसंख्या, परिवार, जाति, वर्ग और लिंग के गुण के साथ साथ सांस्कृतिक तत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं के निम्न स्तर हैं, जो इसके उत्थान के लिए की गई विकास पहलों के लिए विभिन्न चुनौतियां पेश करते हैं। ये सामाजिक प्रकृति के मुद्दे और गतिविधियां हैं और उन्हें संबोधित करने से ही इसे विकसित करने में मदद मिल सकती है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में उनकी भूमिका हमें ग्रामीण समाज में सामाजिक विकास की आवश्यकता का एहसास कराती है। इसके अलावा वे ग्रामीण सामाजिक विकास की प्रकृति और दायरे को निर्धारित करते हैं। आइए पहले हम ग्रामीण सामाजिक विकास की प्रकृति को समझें। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपकी प्रगति की जांच करने दें। 4.3 ग्रामीण सामाजिक विकास की प्रकृति। ग्रामीण सामाजिक विकास का तात्पर्य ग्रामीण लोगों की सामाजिक स्थितियों और उनके जीवन के तरीकों में सकारात्मक बदलाव को संदर्भित करता है। परिवर्तन में लोगों के जीवन के कई परस्पर संबंधित पहलू शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को अपने अनूठे तरीके से निपटाए जाने की आवश्यकता है। चूंकि सामाजिक विकास की अवधारणा में सामाजिक शब्द की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसे 2 तरह से परिभाषित किया गया है। समग्र दृष्टिकोण सामाजिक को लोगों, समाज से संबंधित किसी भी चीज के रूप में परिभाषित करता है, जबकि अवशिष्ट दृष्टिकोण सामाजिक को ऐसी किसी भी चीज के रूप में परिभाषित करता है जो आर्थिक नहीं है। उत्तरार्ध दृष्टिकोण में आर्थिक शब्द की किसी भी स्वीकार्य परिभाषा का अभाव है। यह वित्तीय, प्रत्यक्ष उत्पादक मुद्दों आदि जैसी कई गतिविधियों को संदर्भित करता है और यह आर्थिक पहलू को सामाजिक के दायरे से बाहर करता है, जो उत्तरार्ध के गठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत सामाजिक के समग्र दृष्टिकोण में लोगों के सभी वर्गों के जीवन के सभी पहलुओं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक को शामिल किया गया है। इस प्रकार समग्र दृष्टिकोण सामाजिक को इसकी समग्रता में एक अर्थ प्रदान करता है, जो ग्रामीण सामाजिक विकास की प्रकृति को निर्धारित करता है। ग्रामीण सामाजिक विकास की प्रकृति को समझने का प्रयास करते समय हम इसके 3 तत्वों को पाते हैं। I आवश्यक गुण, E इन गुणों का स्तर और E उनका ऐतिहासिक विकास। आइए सबसे पहले जानते हैं जरूरी गुणों के बारे में। 4.3.1 सामाजिक मुद्दों के आवश्यक गुण। निम्नलिखित 4 सामाजिक विशेषताओं में सामाजिक मुद्दों के आवश्यक गुणों की पहचान करके ग्रामीण सामाजिक विकास के सार को समझा जा सकता है। I सामान्य सामाजिक विशेषताएं। ग्रामीण सामाजिक विकास मूल रूप से गुणात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो समाज की संरचना, जनसांख्यिकी, संस्कृति और मानसिक अभिविन्यास को प्रभावित करती है। इसलिए
इसके आवश्यक गुणों को समाज की सामान्य विशेषताओं में समझा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 सामाजिक डोमेन शामिल हैं। I. जनसांख्यिकीय संरचना, जिसमें जनसंख्या का आकार और घनत्व, आयु और लिंग संरचनाएं, घरेलू संरचना और संरचना शामिल हैं। E. सामाजिक संरचना, जिसमें नेतृत्व संरचना, वर्ग, जाति या अन्य सामाजिक विभाजन शामिल हैं। E. धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रथाओं, समाज की सामान्य संस्कृति बनाने। एव. सामान्य दृष्टिकोण, समाज का मानसिकता बनाना। E. जीवन की सामान्य गुणवत्ता, इसमें आर्थिक स्थिति, आय, गरीबी आदि जैसे कई अलग अलग कारक शामिल हैं, जिनका जीवन के अन्य पहलुओं के लिए व्यापक निहितार्थ है। उदाहरण के लिए आय, स्वास्थ्य, पोषण, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच, अवकाश गतिविधियों और वैकल्पिक जीवन शैली के बीच चयन करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, जो सभी के जीवन की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण घटक हैं। ई. सामाजिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं लोगों की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहल हैं। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और स्वच्छता और कल्याणकारी लाभों के क्षेत्र में मुफ्त या रियायती सेवाएं हैं। एव. सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय मानता है कि सभी मनुष्य समान हैं और इसलिए समाज में हर कोई अपने कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक या अन्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों का हकदार है। इसमें समानता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, जाति आधारित भेदभाव, पलायन के मुद्दे और मानवाधिकार के मुद्दे शामिल हैं। आवश्यक गुणों से प्राप्त संकेतकों की मदद से सामाजिक विकास को उपायों के अधीन किया जाता है। इसके स्तर उच्च, मध्यम या निम्न को बताते हुए और समय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में देखे गए गुणों में परिवर्तन की तुलना की जाती है। 4.3.2 सामाजिक विकास के स्तर, सामाजिक विकास की डिग्री स्तर एक समयावधि में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में क्षेत्रों, समाजों के बीच तुलना की अनुमति देता है। उपयुक्त सामाजिक संकेतकों, मदों का चयन करके कोई भी सामाजिक विकास को गुणोत्परिवर्तनों की डिग्री स्तर के संदर्भ में माप सकता है। उपयुक्त सामाजिक संकेतकों का चयन करने के लिए निम्नलिखित 3 चीजों की आवश्यकता होती है। I. सामाजिक संकेतक, चयनित सामाजिक संकेतकों में सामाजिक विकास के सभी प्रासंगिक पहलुओं गुणों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें मापा जा रहा है, अर्थात सामाजिक विशेषताओं, जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक सेवाओं और सामाजिक न्याय। उन्हें विकास को इंगित करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। एक सकारात्मक परिवर्तन समाज की प्रगति को इंगित करता है, जबकि एक नकारात्मक परिवर्तन इसके प्रतिगमन को दर्शाता है। इनमें से कुछ संकेतक माप के लिए उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षाकृत आसान हैं। उदाहरण के लिए, जीवन की गुणवत्ता के काफी स्पष्ट और आमतौर पर स्वीकृत संकेतक हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, भोजन की खपत, आवास की गुणवत्ता आदि। इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं तक पहुंच के मापनीय संकेतकों में निकटतम स्कूल से दूरी, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधा, स्वच्छ पेयजल, स्कूल उपस्थिति, प्रति 000 जनसंख्या पर डॉक्टरों की संख्या आदि शामिल हैं। हालांकि कई संकेतकों के मामले में माप पैरामीटर बहुत विवादास्पद हैं, खासकर जब कोई वास्तव में मापने के विवरण पर उतर जाता है। क्या किसी को केवल घर द्वारा जीवन की गुणवत्ता को मापना चाहिए या विभिन्न घरेलू सदस्यों जैसे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के बीच अंतर करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या किसी को उपभोग की गई कैलोरी की कुल संख्या के संदर्भ में भोजन की खपत को मापना चाहिए या विभिन्न पोषक तत्व मूल्यों वाले खाद्य पदार्थों के बीच अंतर करना चाहिए? क्या पहुंच के दायरे में सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पहुंच का पर्याप्त उपाय है या अन्य कारक जैसे परिवहन की उपलब्धता, सेवाओं के लिए शुल्क आदि भी पहुंच को प्रभावित करते हैं? और जब सामाजिक विकास का किसी अन्य पहलू की बात आती है, विशेष रूप से सामाजिक न्याय से संबंधित, तो उचित संकेतकों को खोजना अधिक कठिन होता है। उदाहरण के लिए, कोई मानवाधिकारों के विचार या निर्णय लेने में भागीदारी की डिग्री को कैसे मापता है? ई. डेटा की उपलब्धता और संग्रह, डेटा एकत्र करना न तो आसान काम है और न ही ये बहुत लागत प्रभावी है। इसके लिए आवश्यक संसाधनों, योजना कार्यान्वयन और उनके संकलन में सटीकता और समझ की आवश्यकता होती है। यद्यपि संकेतकों के रूप में चुने गए चरों को वास्तव में मापने के लिए आवश्यक डेटा प्राप्त करना संभव होना चाहिए, या तो लागत प्रभावी डेटा संग्रह अभ्यास या माध्यमिक स्रोतों से, यानी पहले से ही एकत्र किए गए और उपयोग के लिए उपलब्ध डेटा। फिर भी यह अक्सर एक बड़ी समस्या है क्योंकि आवश्यक अधिकांश जानकारी आवश्यक रूप में उपलब्ध नहीं है।
समस्याएं जिला और ग्रामीण स्तर पर विशेष रूप से बहुत बड़ी हैं, खासकर अगर किसी विशेष परियोजना या कार्यक्रम के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। तुलना सक्षम करने के लिए डेटा समय की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों या समाजों के बीच विकास की तुलना करने के लिए स्केलेबल रूप में उपलब्ध होना चाहिए और उन्हें आसानी से अलग किया जाना चाहिए, जो हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी डेटा, विशेष रूप से सामाजिक डेटा, एक बहुत ही व्यक्तिपरक और विस्तृत रूप में पाए जाते हैं, अर्थात गुणात्मक रूप जो अनुमान लगाना और तुलना करना मुश्किल बनाता है। ऐसे मामलों में कोई या तो किसी प्रकार के गुणात्मक पैमाने जैसे उच्च, मध्यम, निम्न या बहुत अच्छा, निष्पक्ष, खराब, बहुत खराब का उपयोग कर सकता है, या संक्षेप में उनकी मुख्य समानता और या मतभेदों को इंगित करने के लिए उनका वर्णन कर सकता है। मात्रात्मक या संख्यात्मक डेटा तुलना को आसान बनाते हैं। इसके अलावा डेटा को नियमित अंतराल पर एकत्र किया जाना चाहिए ताकि समय के साथ तुलना की जा सके। 4. कुछ कुंजी संकेतकों के विकल्प। सटीक और समावेशी डेटा प्राप्त करने की समस्याओं के कारण अक्सर सामाजिक विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों पर भरोसा करना पड़ता है, जिसके लिए जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है और जिसे अन्य कारकों के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है जिन्हें सीधे मापना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के मामले में समग्र सूचकांक बनाने के लिए कई प्रमुख संकेतकों या चरों को एक साथ पूल किया गया है। ये रैंकिंग गैलप वर्ल्ड पोल के 6 चर के आंकड़ों पर आधारित हैं। आई, जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, ई, सामाजिक समर्थन, ई, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, इव, स्वतंत्रता, वी, उदारता और वी, भ्रष्टाचार की धारणा। देशों की रैंकिंग तैयार करने के लिए इन आंकड़ों की तुलना और विश्लेषण किया गया। उसी के भीतर और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विकास का स्तर समय के साथ बदल रहा है, क्योंकि इसका सामाजिक संदर्भ भी युगों और वर्षों के माध्यम से विकसित हुआ है। 4.3.3 सामाजिक विकास का विकास। ग्रामीण समाज कृषि और गैर कृषि, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष जैसे जीवन के परस्पर संबंधित घटकों की अपेक्षाकृत अधिक एकीकृत प्रणाली रही है। ये चरणबद्ध तरीके से विकसित हुआ है। कंप्यूटर के आविष्कार के साथ वर्तमान में हाई स्पीड इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का खिलना, जिसे ग्रामीण भारत में क्रांति के एक नए चरण के रूप में जाना जाता है, देखा जा रहा है। कोरोना महामारी के दौर में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ग्रामीण समाज का स्वरूप और बदलने वाला है। एक संरचनात्मक परिवर्तनों को देखना है, जिससे सामाजिक विकास का एक साथ विकास होता है। आइए हम ग्रामीण सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें। आय, पूर्व कृषि, शिकार और सभा चरण। अन्य प्रजातियों की तरह वे के शुरुआती समय में मनुष्य अन्य प्रजातियों की तरह जीवित रहने के लिए शिकार और भोजन इकट्ठा करने पर निर्भर थे, गुफाओं में रहते थे और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से खुद को बचाने के लिए जानवरों की त्वचा या पत्तियों के साथ अपने शरीर को कवर करते थे। लेकिन कौशल के विकास ने उन्हें भोजन उगाने और कृषि चरण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। कृषि अवस्था। मनुष्य ने भोजन उगाना सीखा और फलस्वरूप भूमि का स्वामित्व शुरू कर दिया। इससे पहले परिवार और समाज को खिलाने के लिए खाद्य फसलें उगाई जाती थीं। जैसे जैसे धीरे चीजें कमर्शियल टर्न लेती गईं और इंडस्ट्री शुरू हो गई, भूमि उपज से लाभ देने के लिए खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि हुई। नकदी फसलों की खेती भी बढ़ी है। इसने न केवल कृषि पर लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया, बल्कि उनकी जीवन शैली और सामाजिक व्यवहार को भी बदल दिया। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक विकास ने शहरीकरण और सामाजिक विभाजन को जन्म दिया। एक वाणिज्यिक या व्यापारिक केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों से थोड़ा दूर व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों का सक्रिय केंद्र बन गया। बाद में यह एक हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ, जिससे शहरी क्षेत्र या शहर और बाद में शहरों का निर्माण हुआ। कुछ लोग शहरी क्षेत्र में चले गए और कुछ गांवों में रुक गए। इसके साथ ही पलायन शुरू हो गया, जिससे ग्रामीण जनसांख्यिकी और संरचना प्रभावित हुई। औद्योगिक अवस्था। जब तक उद्योग विकसित हुए, तब तक शहरी और ग्रामीण सामाजिक डोमेन पहले ही उभर चुके थे। उद्योग समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण मोड़ बन गए। गांवों के लोग बेहतर अवसरों के लिए शहरों की ओर पलायन कर गए और वहीं बस गए। ग्रामीण जनसांख्यिकी और लिंगानुपात बदल गया और उनके साथ कई अन्य बदलाव आए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का चरण। 4.4 पिछले कुछ दशकों के दौरान सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) और इंटरनेट के विकास से प्रेरित एक नई औद्योगिक क्रांति ने काम करने, रहने,
सामाजिककरण, उत्पादन, विपणन, सहयोग, बातचीत आदि के पैटर्न को काफी हद तक पूर्व निर्धारित किया है। इसने स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक अपनी जड़ें फैला ली हैं। सब कुछ सिर्फ एक कदम दूर है, दुनिया को किसी की उंगलियों पर अनुभव किया जा सकता है। लोग अपने पड़ोसियों के अलावा विभिन्न शहरों और देश के अन्य लोगों को भी जान रहे हैं। अन्य संस्कृतियों, समाजों, जीवन जीने के तरीकों आदि के बारे में उनका ज्ञान उनके सामाजिक चक्र और जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। वे कुछ नई प्रथाओं को आत्मसात कर रहे हैं, अपनी सोच में उदार हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को शामिल कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षण ऑनलाइन होने और सरकार द्वारा ग्रामीण विद्यार्थियों को लैपटॉप, मोबाइल और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ सहायता प्रदान करने के साथ ग्रामीण भारत में सीखने के पैटर्न में बदलाव देखा गया है। पहले छात्रों को ज्ञान के लिए एक सीमित समूह के भीतर बातचीत करने तक सीमित कर दिया गया था, लेकिन अब उनके हाथों में मोबाइल और इंटरनेट के साथ पूरी दुनिया उनकी कक्षा में है। इसके अलावा वे अपने सबसे प्रसिद्ध शिक्षक से भी सीख सकते हैं और कमरे के कोने में बैठकर अपने संदेह को दूर कर सकते हैं। अन्य क्षेत्र भी प्रौद्योगिकी से गहराई से प्रभावित हैं। किसानों को मौसम से संबंधित और खेती और कृषि के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और इंटरनेट पर अपडेट से लाभ मिल रहा है। महिलाएं अपनी रुचि के क्षेत्र की खोज कर रही हैं और अपने परिवार को उत्कृष्टता और समर्थन देने के लिए नए कौशल सीख रही हैं। सामाजिक संरचना का यह ऐतिहासिक विकास सामाजिक विकास के आवश्यक गुणों के विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की सीमा या दायरे को बढ़ाता है। ग्रामीण सामाजिक विकास के दायरे पर चर्चा करने से पहले मुझे आपकी प्रगति की जांच करने दीजिए। ग्रामीण सामाजिक विकास की गुंजाइश। ग्रामीण समाज में सभी वर्गों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक कार्रवाई के रूप में ग्रामीण सामाजिक विकास विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कई स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसका कवरेज सीमा दायरा मोटे तौर पर 3 घटकों को गले लगाता है: सामाजिक मुद्दे और गतिविधियां, एजेंसी और उपकरण। आइए हम उन पर चर्चा करें। 4.4.1 सामाजिक मुद्दे और गतिविधियां। ग्रामीण सामाजिक विकास में विभिन्न ग्रामीण वर्गों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक मुद्दों और गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है। इन गतिविधियों पर निम्नलिखित श्रेणियों के तहत चर्चा की जाती है। आय, जनसांख्यिकीय संरचना। भारत की ग्रामीण जनसंख्या अनुपात धीरे धीरे 1901 में 89.2% से घटकर 2011 में 68.84% हो गया। हर शहरीकरण के रुझानों में 2050 तक शहरी आबादी को ग्रामीण आबादी पर हावी होने का अनुमान है। इसके अलावा 72.4% कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय में 46% का योगदान देती है। जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात और जातीय संरचना जैसे अन्य जनसांख्यिकीय कारकों में भी सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता और जनसंख्या की विविधता के कारण राज्यों में अलग अलग परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित कई जातियां और जनजातियां, आदिवासी शामिल हैं। यद्यपि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2001 में 16.2% से बढ़कर 2011 में 16.6% हो गई है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2001 में 8.2% से बढ़कर 2011 में 8.6% हो गई है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ भेदभाव के मामले बढ़े हैं और उसी गांव में रहने वाली ऊंची जातियों को सदियों पुरानी जाति मान्यताओं का लाभ मिलता है। सामाजिक संरचना। घरेलू प्रकार में परिवर्तन। सामाजिक संरचना पारिवारिक संबंधों, रिश्तेदारी के बंधन आदि में एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन को इंगित करता है। भारत के बंद कृषि अर्थव्यवस्था से वैश्वीकरण और खुले बाजार में परिवर्तन के दौरान पारिवारिक में परिवर्तन के दौरान पारिवारिक संरचना में भारी बदलाव देखा जाता है। ग्रामीण समाज में एक महिला मुखिया वाला परिवार शायद ही कभी देखा जाता है, जो मूल रूप से कुलपिता संबंधी और पितृसत्तात्मक है। यहाँ तक कि जब महिला घर में मुख्य रोटी कमाने वाली होती है तो निर्णय लेने का अधिकार आमतौर पर पुरुष सदस्यों के साथ रहता है। 2011 में महिला मुखिया वाले परिवारों ने भारत के कुल परिवारों का 10.9% हिस्सा बनाया, जो 2001 में ऐसे 10.3% परिवारों की तुलना में अच्छा है। लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता महिलाओं की निम्न स्थिति के मामले में प्रबल है। भारत का ग्रामीण समाज पितृसत्तात्मक परिवारों की सदियों पुरानी परंपरा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करती है, जिससे उनकी उच्च रुग्णता और मृत्यु दर में योगदान होता है।
उनकी निम्न स्थिति पुरानी धारणा की उपज है कि बेटे परिवार के विजेता हैं और महिलाएं केवल घर के कामों के लिए हैं, नौकरी न की करने के लिए। ये पूर्वाग्रह श्रम विभाजन में भी मौजूद हैं। शादी के बाद अपने माता पिता के घर छोड़कर वे पति के घर चले जाते हैं, जबकि पुरुष वहीं रहते हैं। इस भेदभाव काम में पुरुषों को सौंपी गई श्रेष्ठता के साथ बेटों के लिए मजबूत प्राथमिकता का कारण बना है और जनसांख्यिकी को बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप खतरनाक रूप से विषम लिंग अनुपात, पुरुषों के लिए बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल और उच्च महिला मृत्यु दर है। बाल लिंगानुपात वर्ष 2001 में 927 से घटकर वर्ष 2011 में प्रति 0.00 लड़कों पर 918 लड़कियां हो गया है। ग्रामीण भारत में आज भी लड़की का जन्म अवांछित है और इसके लिए महिला को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे घरेलू या वैवाहिक हिंसा तेज हो जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार कभी कभी विवाहित महिलाओं के बीच वैवाहिक हिंसा का कुल प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 31.2% है। स्वास्थ्य और स्वच्छता। ग्रामीण भारत में खुले में शौच करने की बुरी आदत थी, जो अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर वातावरण का कारण बनती थी, जिससे दस्त और स्वास्थ्य खतरों जैसी विभिन्न बीमारियां होती थीं। सरकार द्वारा यूनिसेफ की मदद से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के शुभारंभ के साथ जनवरी 2020 में 175 से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। इससे महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और गतिशीलता के दृष्टिकोण में सबसे अधिक लाभ हुआ है। शिक्षा। साक्षरता दर सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है। भारत में 1951 में 9% महिलाएं और 27% पुरुष साक्षर थे, जबकि 2011 में 82.14% पुरुष और 46% महिलाएं साक्षर हैं। व्यापक लैंगिक असमानता के बावजूद यह एक सकारात्मक विकास है। कम महिला साक्षरता दर का भारत में परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरीकरण प्रयासों पर नाटकीय रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिला साक्षरता विवाहित भारतीय जोड़ों के बीच गर्भ निरोधकों के उपयोग के एक मजबूत भविष्यवक्ता के रूप में पाई जाती है, भले ही महिलाओं का कोई आर्थिक स्वतंत्रता न हो। आसपास के क्षेत्र में स्कूलों की अनुपलब्धता और गंभीर जाति और लैंगिक असमानताओं ने मुख्य रूप से महिलाओं की इस सापेक्ष कम साक्षरता दर में योगदान दिया, जबकि निचली जाति के खिलाफ भेदभाव के परिणामस्वरूप उनकी उच्च ड्रॉपआउट दर और कम नामांकन दर हुई है। प्रवासन। आंतरिक प्रवास किसी के प्राथमिक निवास के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में बेहतर अवसरों के कारण होता है। बेहतर भविष्य के अवसरों के लिए ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण ग्रामीण जनसांख्यिकी में अंतर पैदा करता है। भारत में आंतरिक प्रवास 2001 में 30% से बढ़कर 2011 में 37% हो गया है। मानव विकास। मानव विकास केवल अर्थव्यवस्था के बजाय मानव जीवन की समृद्धि का विस्तार करने के बारे में है। यह एक जन केंद्रित दृष्टिकोण है जो मानव विकल्पों को बढ़ाता है। मानव विकास सूचकांक (HDI) का उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दुनिया में राष्ट्रों के विकास को मापने के लिए किया जाता है। UNDP के मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है, जो 2019 में 129वें स्थान से फिसल गया है। ये प्रगति 3 दशकों के तेजी से विकास, पूर्ण गरीबी में नाटकीय कमी और जीवन प्रत्याशा, जो सामुदायिक कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जैसा कि वो समुदाय द्वारा चुना गया है और ग्रामीण भारत में दरवाजे पर सेवाएं प्रदान करने के लिए गांव में रहता है। वर्ष से कम उम्र की मृत्यु का लगभग भारत में लगभग 46.6 मिलियन बच्चे क्षेत्र में रहते हैं और लगभग 21% का प्रजनन आयु और गर्भावस्था की अवधि में महिलाओं और विकासशील अवस्था में बच्चों को उनके स्वास्थ्य और पोषण पहुंच के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ग्रामीण भारत में प्रजनन अवस्था में 50% से अधिक महिलाएं एनीमिक हैं और भारत में सभी 5 आधा हिस्सा कुपोषण के कारण होता है। स्टंटेड हैं, जिनमें से लगभग आधे ग्रामीण वजन ऊंचाई बर्बाद के लिए कम है। विकास की आकांक्षा रखने वाला कोई भी राष्ट्र अपने भविष्य के बच्चों के कुपोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाल ही में देखे गए सुधार के बावजूद भारत अभी तक स्वीकार्य स्वास्थ्य स्तर हासिल नहीं कर पाया है। भारत की शिशु मृत्यु दर प्रति 0.00 जीवित जन्मों पर 28.3 मौतें, जो पिछले वर्ष की प्रति 0.00 जीवित जन्मों पर 32 मौतों की तुलना में कमी को दर्शाती है। मातृ मृत्यु दर MMR 2015-17 में 122 और 2014-2016 में 130
भारत में मातृ मृत्यु दर पर एसआरएस 2016-18 से घटकर 2016-18 में 113 हो गई है। ये कमी एक बेहतर चिकित्सा देखभाल और स्वच्छता और कन्या भ्रूण हत्या में कमी को इंगित करती है। 4.4.2 ग्रामीण सामाजिक विकास की एजेंसियां। ग्रामीण सामाजिक विकास से जुड़ी एजेंसियां काफ़ी हद तक सरकारी संगठन हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में बड़ी संख्या में गैर सरकारी था स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर के संगठन सामने आए हैं। आइए हम उन पर चर्चा करें। ग्रामीण सामाजिक विकास में सरकार की भूमिका। एक समाज के विकास में कई सरकारी संगठनों और संस्थानों द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास और हस्तक्षेप शामिल हैं। ये सामाजिक विकास के क्षेत्र को विविध, व्यापक और परस्पर जुड़ा हुआ बनाता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक विकास के बिना किसी भी ग्रामीण सामाजिक विकास की कोई संभावना नहीं है। ग्रामीण सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह एक बहुक्षेत्रीय गतिविधि है जिसमें कृषि विकास, ग्रामीण उद्योग, स्कूलों, सड़कों, जल आपूर्ति, क्लिनिक, संचार, बाजार, कल्याणकारी स्रोतों, बेहतर पोषण, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, उचित मजदूरी, ग्राम नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना या सुधार शामिल हैं। भारत में ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं। 1. सस्ती कीमत पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। 2. गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। 3. विशेष रूप से महिलाओं को ऋण जैसी वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे छोटे पैमाने पर व्यवसाय स्थापित करने या बनाए रखने और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो सके। 4. सबसे अधिक कब्जे वाले क्षेत्र में सुधार, यानी कृषि। 5. बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास करना। 6. जरूरतमंद लोगों को काम देने के लिए रोशनी, कौशल विकास योजना जैसी और योजनाएं शुरू करना। 7. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए फ्लो चार्ट से पता चलता है कि सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार करने में कैसे मदद कर सकती है। स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण सामाजिक प्रगति पूरी तरह से गांवों, जमीनी स्तर पर एक सक्रिय संगठन पर निर्भर करती है जो कमजोर वर्गों सहित सभी लोगों को सामान्य कार्यक्रमों में लाता है और प्रशासन की सहायता से इसे पूरा करता है। भारत में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की त्रिस्तरीय संरचना गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर मौजूद है क्योंकि सरकार स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा चुनी जाती है। निर्वाचित प्रतिनिधि स्थानीय लोगों की समस्याओं और बुनियादी जरूरतों को देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने देश भर में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33.3% सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया। हालांकि कई राज्यों में आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नामत असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। स्थानीय स्वशासी निकायों के रूप में देश में ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDP) बनाना और उन्हें एक वेबसाइट पर डालना जहां कोई भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की स्थिति देख सकता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, छूट राष्ट्रीय सरकार और कृषक, निवेश सराका के सभी स्तरों, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय हिस्सेदारी। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन गरीब देशों में गरीबी और अन्य समस्याओं से लड़ रहे हैं। उनमें से कुछ ऑक्सफैम, UNDP, यूनिसेफ, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, USAID, ODI आदि हैं। गैर सरकारी संगठन 4.4.3 ग्रामीण सामाजिक विकास के साधन। कई गैर सरकारी संगठन, गैर लाभकारी संस्थाएं समाज में जरूरतमंदों और गरीबों को सामाजिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कुछ प्रसिद्ध लोग हेल्पएज इंडिया, क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, लेप्रा सोसाइटी, स्माइल फाउंडेशन, रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन, गूंज, दीपालय आदि हैं। गैर सरकारी संगठन गैर लाभकारी संगठन हैं। सरकार ने लोगों, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों को सेवाएं प्रदान करने और उनकी भलाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। वे ग्रामीण सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण हैं। आइए हम उनका परिचय कराते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।
ये ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना है जो 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करती है। रोशनी आदिवासियों के लिए कौशल विकास योजना। यह एक कौशल विकास योजना है जो 24 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करती है ताकि 10-35 वर्ष की आयु के प्रत्याशित युवाओं को 3 साल के लिए प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान किया जा सके। इसकी 50% लाभार्थी महिलाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली, गांव की स्वच्छता और सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सहित स्वच्छता सुविधाओं तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच को प्रशस्त करने की परिकल्पना की गई है। मिशन के परिणामस्वरूप जनवरी 2020 में 603,175 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। देश भर में खुले में शौच को समाप्त करने में इस तेजी से प्रगति का जल, स्वच्छता और स्वच्छता WASH में सुधार पर भारी प्रभाव पड़ता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत शुरू की गई, जिसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था और 2007 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के रूप में नामित किया गया था। ये योजना एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को काम करने का अधिकार प्रदान करना है। ये ग्रामीणों को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है और 50% श्रमिक महिलाएं होनी चाहिए। 4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से पुनर्गठित इस योजना का उद्देश्य देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मॉडल को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत सरकार 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है, जिसे समय पर पुनर्भुगतान के मामले में 4% तक कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों का इसका मुख्य उद्देश्य 500 से अधिक व्यक्तियों की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये 250 व्यक्ति हैं। अंत्योदय अन्न योजना AY ये योजना लगभग 2 करोड़ BPL परिवारों को बहुत रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करती है। एक परिवार को कुल 35 किलो अनाज दिया जाता है। चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं 2 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम अनाज बैंक योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा अवधि या कमजोर मौसम के दौरान भूखमरी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है, जब हाशिए के खाद्य असुरक्षित परिवारों के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसके तहत जरूरतमंद लोग गांव के अनाज बैंक से अनाज उधार ले पाते हैं और प्रचुर मात्रा में भोजन होने पर उसे वापस कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया है, मुख्य रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम परिवारों को भी सुलभ, वहनीय और उत्तरदायी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। आशा योजना भी इस योजना के तहत संचालित होती है। आम आदमी बीमा योजना ये ग्रामीण परिवारों के आकस्मिक मृत्यु और लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये प्राकृतिक और विकलांगता के खिलाफ निर्दिष्ट समूहों के व्यक्तियों को एक समूह बीमा कवर प्रदान करता है, जो परिवार के केवल एक सदस्य को कवर करता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 200 रुपये का प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा साझा किया जाता है। बीमित व्यक्ति को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा यदि उसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता दी जाती है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनके घरों में सिंगल पॉइंट विद्युत कनेक्शन के लिए 400 रु प्रदान किए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA 4.5 आइए संक्षेप में बताते हैं। सर्व शिक्षा अभियान समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 2000-2001 से संचालित किया जा रहा है, जो अब एक मौलिक अधिकार है। ग्रामीण सामाजिक विकास एक व्यापक और जटिल अवधारणा, किसी भी विशिष्ट परिभाषा का अभाव है। विकासवादी और प्रगतिशील होने के नाते ये हमेशा आगे की दिशा में आगे बढ़ता है।
इसकी प्रकृति को आवश्यक गुणों, उनके स्तर और उनके विकास के संदर्भ में समझाया गया है, जबकि इसके दायरे पर सामाजिक गतिविधियों, एजेंसियों और उपकरणों के संदर्भ में चर्चा की गई है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।